नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ना, तो 3-4 दिन मैं लेट हूँ इसको बनाने में। वीडियो है डिफेंसिव ऑफेंस के चैनल पे, जो उनका लेटेस्ट वीडियो आया है। सुशील पंडित जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। मैं उनको अक्सर अलग अलग टीवी न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स में सुनता हूँ। And he is a Kashmiri person and he is the right person to talk about this thing what is happening in Kashmir. करीबन 6 दिन पहले 5 जवानों की भी हत्या हुई थी कश्मीर में। तो मुझे देखना है कि क्या चीज़ें हैं जो वो कवर कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स वॉच द वीडियो एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। शैल वी? हियर वी गो। अपनी नाक के नीचे एक नया पलायन होते हुए देखा, यही कमाया ना। पिछले 7 साल में जो कुछ किया उसका नतीजा दिख रहा है ना सामने। अच्छा, 40 साल से हम ये युद्ध करंट गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे हैं। 40 साल से इस परंपरा को पाकिस्तान निभा रहा है। 40 साल से वो यही कर रहा है और आज भी हम इसको गैर पारंपरिक कह रहे हैं। ये तो परंपरा पड़ गई है। तीसरी पीढ़ी ये युद्ध लड़ रही है। पाकिस्तान के युद्ध लड़ने का तरीका ही यही है। आज कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है तो आप मार रहे हैं। 2 महीने पहले तक कोई डोमिसाइल क्लेम कर रहा था तब मार रहे थे। 1990 में न जब कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा था, ना डोमिसाइल क्लेम कर रहा था, तब भी मार रहे थे। आज से 200 साल पहले भी आप मार रहे थे तो हिंदू कटते कटते घटते घटते मुट्ठी भर रह गए। आपके कारण बदल सकते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें एक निरंतरता है, और वो है कि आप लगातार हिंदुओं को काट रहे हैं। ये बीमारी हमको है। हम कभी पीओके का राग अलापते हैं, उसके बाद उसको ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कभी बोला ही नहीं था। कभी मुंह से गाहे बगाहे बलोचिस्तान निकल आता है, उसके बाद उसको भी भूल जाते हैं। फिर कभी गिलगिट बाल्टिस्तान याद आता है, फिर उसको भी भूल जाते हैं। मुकदमा चलाकर सजा देना तो बात छोड़ दीजिए, एक कागज, एक श्वेत पत्र नहीं लिखा है कि कश्मीर में जो हुआ क्या था। उसको जेनोसाइड स्वीकार करने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि कश्मीर में इन्हीं जिहादियों का दिल जीतना है, तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। पाकिस्तान ने चाहा 1990 में सारे गैर मुस्लिम पलायन करें, तो ये 90 करोड़ का देश, 15 लाख की फौज का देश, परमाणु शक्ति संपन्न देश, 800 से ज्यादा सांसदों का और चुने हुए प्रधानमंत्री का देश मुंह ताकता रह गया। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी नारेबाजी, कभी आंखें लाल, कभी मुंह तोड़ जवाब, कभी कड़ी निंदा। इससे नहीं चल पाएगा ये देश। ऐसे तो बहुत हो गया ये पाखंड। नमस्कार, मेरा नाम सुशील पंडित है और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। पाकिस्तान कश्मीर के मामलों में लगातार एक प्लेयर रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के हस्तक्षेप करता रहा है और उसका हस्तक्षेप करना कभी रुका नहीं है। तो कश्मीर में घटने वाला आतंक, जिहाद, ये सब मूलतः पाकिस्तान से ही जाकर तार जुड़ते हैं। वहां कुछ भी स्वायत्त नहीं है, स्वतः स्फूर्त नहीं है, अपने आप होने वाली घटनाएं नहीं हैं। ये मुख्यतः पाकिस्तान द्वारा संचालित है। पाकिस्तान द्वारा शस्त्र और ट्रेनिंग और पैसा और दिमागों में जहर, और वहां पर तैयार किए गए मरजीवड़े, ये सब वहीं से है। सुसाइड बॉम्बर्स, उसका मूल वही है, उसका बीज वही है।
अब ये हत्या वहां से हुई क्या या वो हत्या वहां से हुई क्या, ये सवाल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। जब वो यहां भेज देते हैं इस तरह की घटनाएं कराने के लिए, तो फिर यहां के भेजे गए लोग भी अपने हिसाब से अपनी सुविधा से देखते हैं, मौका ढूंढते हैं। तो ये सब काम चलता है, इसी तरह चलता है। रही बात 1990 की, 1990 में भी सोवियत यूनियन के विघटन के बाद पाकिस्तान में एक, जिसे कहते हैं, नशा चढ़ गया था कि हमने एक इतनी महाशक्ति को निकाल के खदेड़ा है अफगानिस्तान से, चाहे वो अमेरिकी हथियार और पैसों के बल पर ही क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया भर से बुलाए गए जिहादियों के बल पर क्यों ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने ये भ्रम पाल लिया था कि ये उसी की ताकत और रणनीति का नतीजा है कि अफगानिस्तान से सोवियत संघ खदेड़ दिया गया। और उस नशे में और उन साधनों और हथियारों के साथ उन्होंने कश्मीर में एक जातीय संहार किया, एक जेनोसाइड किया। आज वो इस नशे में है कि उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया है और भागती हुई अमेरिकी फौज का हथियारों का जखीरा उसके हाथ लगा है। पिछले 20 सालों में अरबों डॉलर पाकिस्तान से इन्होंने लूटे हैं, हथियार लिए हैं, मदद ली है। और इनके तैयार किए हुए जिहादी जो अफगानिस्तान से ताजे ताजे लौटे हैं, वो भी मचल रहे हैं। इसलिए इन्होंने कश्मीर में आंच बढ़ा दी है, यह साफ साफ दिखाई पड़ता है। जो सिलसिला कई वर्षों से इक्का दुक्का हफ्ते 2 हफ्ते में मारकर जारी था, वो अब हर रोज लगातार में बदल गया है। और यदि किसी को इसकी आशंका नहीं थी तो फिर वो मूर्खता की पराकाष्ठा है, क्योंकि हमारे सुरक्षा तंत्र में ऐसे बहुत से ऊंचे ऊंची जिम्मेदारियों पर बैठे लोग हैं जिनको भ्रम पालने की आदत है। उन्होंने ये भ्रम भी पाल लिया था कि अफगानिस्तान में कुछ नहीं होने वाला, वहां की फौज निपट लेगी, कुछ नहीं कर पाएंगे तालिबान। उन्होंने ये भ्रम भी पाल लिया था कि पाकिस्तान को मजा चखा दिया गया है। और उन्हीं का एक दंड हम भुगत रहे हैं। ऐसी नालायक जो एक बुद्धि है, उसी की कीमत चुका रहे हैं कि कश्मीर में निहत्थे और निर्दोष बेरोक टोक मारे जा रहे हैं और वहां जो बचे कुछ मुट्ठी भर देशभक्त हिंदू बचे थे, पलायन करने पर विवश हो गए हैं। कुल मिला के कश्मीर में परिस्थिति ये है। ये लफाजी करना हम जितनी जल्दी छोड़ दें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। हम लोग इसको पहले अनकन्वेंशनल वॉर कहते थे। आज भी कई लोग इस जिद पे अड़े हुए हैं कि ये गैर पारंपरिक युद्ध है। 40 साल से हम ये युद्ध लड़ रहे हैं। 40 साल से इस परंपरा को पाकिस्तान निभा रहा है। 40 साल से वो यही कर रहा है
और आज भी हम इसको गैर पारंपरिक कह रहे हैं। ये तो परंपरा पड़ गई है, तीसरी पीढ़ी ये युद्ध लड़ रही है। पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं, बट सुशील पंडित का भी गला रूंध गया ये बोलते हुए, है ना। सच अ सैड स्टोरी है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दो लोग आके इसका खंडन करते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वी डोंट सपोर्ट दिस, बट मेजॉरिटी जो है वो लोग इसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो हिंदू और जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निष्कासित किया गया था, वहाँ पे वहाँ की आम जनता ही इन्वॉल्व थी आखिरकार। आई यूज्ड टू वर्क विद वन ऑफ द कश्मीरी गाय हु, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स मूव बैक। पाकिस्तान के युद्ध लड़ने का तरीका ही यही है। इसको आप कंबस्चन इंजन कहें, इलेक्ट्रिफिकेशन कहें, हाइब्रिड कहें, गाड़ी उनकी दौड़ रही है। उन्होंने अपनी सेना को इसमें न झोंककर बिना वर्दी की एक नई सेना खड़ी कर दी है। उसका नाम चाहे लश्कर रखें, चाहे जैश रखें, चाहे हिजबुल रखें, और अब वो टीआरएफ के नाम से जानी जाती है। इन्होंने लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे नामों को इस्तेमाल करना इसलिए रोक लिया क्योंकि हम जैसे लोग पिछले 15 साल से इस पूरी आजादी की मुहिम की पोल खोल रहे थे कि ये जिहाद है, कोई आजादी वाजादी नहीं है। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये जो लश्कर है, इसके नाम से ही समझ आता है कि ये जिहाद है। जैश मोहम्मद, इसके नाम से समझ में आता है ये जिहाद है। हिजबुल मुजाहिदीन, नाम से समझ में आता है ये जिहाद है। तो दुनिया को, लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई भटके हुए नौजवान नहीं है, ये कोई स्वायत्तता का राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये सीधे सीधे हिंदू घृणा पर आधारित काफिरों को कत्ल करने वाली एक मुहिम है, जिसका नाम वो खुद जिहाद बताते हैं और खुद को मुजाहिदीन बताते हैं। तो इस मामले में हम भ्रम पालना छोड़ दें, अंग्रेजी के नाम इनके लिए उनका आविष्कार करना छोड़ दें, उनको तरह तरह की नई पहचान देना छोड़ दें। वो जो हैं, जो वो खुद को बताते हैं, वही उन्हें कहें, और कोई नया उनके लिए संज्ञा आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर में एक नया पोर्टल बना है और निष्कासित हिंदू, पीड़ित हिंदू अब अपनी खोई हुई, लूटी हुई, छीनी हुई जायदाद, घर, मकान, दुकान, खेत, बागान, इसको क्लेम करने निकले हैं। चलिए, जब हम क्लेम नहीं कर रहे थे तब आपने कितने बचने के लिए छोड़ दिए? तब आपका क्या कारण था? जब 370 नहीं हटा था, तब 1990 में जब आपने खदेड़े, तब उसका क्या कारण था? आज कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है तो आप मार रहे हैं। 2 महीने पहले तक कोई डोमिसाइल क्लेम कर रहा था, तब मार रहे थे। 1990 में न जब कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा था, ना डोमिसाइल क्लेम कर रहा था, तब भी मार रहे थे। आज से 200 साल पहले भी आप मार रहे थे, तो हिंदू कटते कटते, घटते घटते मुट्ठी भर रह गए। आपके कारण बदल सकते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें एक निरंतरता है, और वो है कि आप लगातार हिंदुओं को काट रहे हैं। वो कट कट के, घट घट के आज घाटी से लुप्त हो गए हैं। इसके लिए आप कारण कोई भी गढ़ लें, बहाना कोई भी गढ़ लें, नतीजे सिर्फ वही चल रहे हैं। पाकिस्तान निरंतर कश्मीर में एक कारक बना हुआ है।
और चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, पाकिस्तान कोई मौका छोड़ता नहीं है कश्मीर के विषय में बात करने। ये बीमारी हमको है। हम कभी पीओके का राग अलापते हैं, उसके बाद उसको ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कभी बोला ही नहीं था। कभी मुंह से गाहे बगाहे बलूचिस्तान निकल जाता है, उसके बाद उसको भी भूल जाते हैं। फिर कभी गिलगिट बाल्टिस्तान याद आता है, फिर उसको भी भूल जाते हैं। हम अपनी विदेश नीति में, अपने आग्रह में, अपनी मुहिम में कोई नीति या कोई निरंतरता रखे हुए नहीं है। जब जो मन आया, जो चाहा बोल दिया, ज़बानी जमा खर्च कर दिया। इसीलिए हमें कोई गंभीरता से नहीं लिया जाता। दुनिया भर में हम चर्चा करते फिरते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, लेकिन खुद अभी 2 वर्ष पहले तक मोस्ट फेवर्ड हमने उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ था। जो बात मतलब कितना डबल स्टैंडर्ड है इंडियन गवर्नमेंट का कि एक तरफ आप उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आपने दे रखा है और दूसरी तरफ जो है आप उसको टेररिस्ट कंट्री घोषित करने में लगे हुए। एक तरफा, जबकि कूटनीति में, विदेश नीति में पारस्परिकता एक अनिवार्य शर्त होती है। एक तरफा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये हमारी कमी रही है, हमारी कमजोरी रही है। हम इमरान खान की भाषण के चलते, अफगानिस्तान में उनकी सफल मुहिम के चलते आज क्या भुगत रहे हैं, कल क्या भुगतेंगे, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये बात हम कह कह के थक गए हैं और दुनिया जानती है। प्रश्न आज ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते आए हैं। हम कभी उनके पिट्ठुओं को नजरबंद कर देते हैं और कुछ महीने बाद फिर बिना शर्त रिहा भी कर देते हैं। हम उन पर संसद में बैठ के गंभीर आरोप लगाते हैं नजरबंद करने से पहले। आज तक कभी श्वेत पत्र जारी नहीं करते, उन पर मुकदमा नहीं चलाते, उनको इसकी सजा नहीं देते। सजा देना, मुकदमा चलाना तो दूर, प्रधानमंत्री उनको चाय नाश्ते पर अपने घर बुलाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र बहाल कैसे किया जाएगा, यह कहने के बाद कि कश्मीर को बर्बाद करने की जिम्मेदारी इनकी है। तो हमारी नीति में निरंतरता नहीं है। एग्री सर। हमने आज तक 1990 के किसी भी दोषी को मुकदमा चलाकर फांसी पे नहीं लटकाया है। आज तक मुकदमा चलाकर सजा देना तो बात छोड़ दीजिए, एक कागज, एक श्वेत पत्र नहीं लिखा है कि कश्मीर में जो हुआ क्या था। उसको जेनोसाइड स्वीकार करने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि कश्मीर में इन्हीं जिहादियों का दिल जीतना है तो कहीं वो नाराज ना हो जाएं। तो जब खोट हमारी नीति में हो, हमारे क्रियान्वयन में हो, हमारी अपनी समझ में हो और हमारे अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों में हो, तो फिर पाकिस्तान चिल्लाना, आतंक चिल्लाना, इमरान खान को दोषी देना, कभी नवाज शरीफ को दोष ठहराना, ये इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वो तो जो कर रहे हैं निरंतर करे चले जा रहे हैं और ऐसा करते करते वो टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर खड़े हैं, बर्बाद हो गए हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। मैं ना फूड ब्लॉग्स बहुत देखता हूँ,
तो आई वाज वाचिंग वन ऑफ द फूड ब्लॉग्स, जिसमें एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ना वो ही वाज मेकिंग अ डिश आउट ऑफ स्नेक, सांप का, कोबरा का, वो कुछ डिश बना रहा था, लाइव कटिंग, चॉपिंग एंड ऑल। तो उसमें एक उन्होंने स्पेशल वार्निंग दी थी शेफ़ ने कि ये जो सांप होते हैं ना, उसका सर काटने के बावजूद भी वो बहुत देर तक ज़िंदा रहते हैं। तो अगर आप सोचो कि इसका सांप का तो हमने सर काट दिया है, उसको फेंकने के लिए आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कटे हुए सर भी कई बार डंक मार देते हैं। तो पाकिस्तान भी वही सांप है जो टूटने के कगार पे है, लेकिन फिर भी डंक मारना नहीं छोड़ता। बहुत सही, लेट्स गो अहेड। हम हैं कि हमें अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर कैसे देना है। हम केवल बचाव की मुद्रा में हैं, केवल जवाबी कार्रवाई करते हैं। जब नुकसान उठाते हैं, जाने गंवाते हैं, फिर ढूंढते फिरते हैं कि चलो जी अब इसको पकड़ो, इसको मारो, पता करो किसने किया। तो आज स्वयं से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। अपने ज़मीर को, अपने मन को टटोलने की आवश्यकता है कि हमने पिछले 30 साल तो गवाए चलिए, कैसी सरकारें थी, कैसा नेतृत्व था। पिछले 7 साल में क्या कमाया? अपनी नाक के नीचे एक नया पलायन होते हुए देखा, यही कमाया ना। पिछले 7 साल में जो कुछ किया उसका नतीजा दिख रहा है ना सामने। तो ये प्रश्न आज खुद से पूछने की आवश्यकता है। देखिए, ये धोखा है, ये एक पाखंड है, ये चतुर सयाने लोग चालाकी करते हैं जब वो कहते हैं कि मुसलमान भी तो मर रहा है, सिर्फ हिंदू मर रहा हो, सिख मर रहा हो, ऐसा थोड़ा ही है। मुसलमान भी मर रहा है, और मुसलमान बल्कि ज्यादा तादाद में मर रहा है। तो आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों एक सेक्युलर मर्डर को कम्युनलाइज कर रहे हैं? सेक्युलर मर्डर, इनकी बात का निष्कर्ष तो यही है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये बड़ा सेक्युलर किलिंग हो रही है, ये सेक्युलर मर्डर है, इसको कम्युनलाइज मत कीजिए। आपको मैं साफ साफ बताऊं, जो हिंदू और सिख मारे गए हैं, वो हिंदू और सिख पहचान कर मारे गए हैं। एक दफा तो कागज देख करके, पुष्टि करके उनकी पहचान की, उनको मारा गया है। लेकिन जो मुसलमान मारे गए हैं, वो मुसलमान होने के कारण नहीं मारे गए हैं। उनके कागज देखकर, उनका मजहब सिद्ध करके उन्हें नहीं मारा गया है। वो मुसलमान होने के बावजूद मारे गए हैं, क्योंकि या तो वो मुसलमान देशभक्त था, हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बलों का हिस्सा था, या उस पर शक था, जासूस है, कि वो भारत के पक्ष में काम कर रहा है, देशभक्त है, मुखबरी कर रहा है, मुखबिर है टाइप का। तो मतलब अगर मुसलमान, अगर देशभक्त है, तो फिर आपकी भी जान को खतरा है। उसको मुखबिर करार दिया गया था। सही है। या फिर इस कारण मार दिया गया है कि वो उनके कहे अनुसार, उनकी मन मर्जी से काम नहीं कर रहा था, उनके काम में कहीं अड़चन डल रही थी, उससे कोई दुश्मनी थी, जाति हो, कुछ मनमुटाव हो, कुछ लेना देना हो। तो जो मुसलमान मारा जा रहा है, वो मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा जा रहा है। लेकिन जो हिंदू और सिख मारे जा रहे हैं, वो हिंदू और सिख होने की वजह से मारे जा रहे हैं, उनका और कोई दोष नहीं है। तो कम से कम ये पाखंड बंद करें कि मुसलमान भी मर रहे हैं। मुसलमान होने के बावजूद मर रहे हैं, और उनके कारण ये नहीं है कि उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है, आस्था क्या है, नाम क्या है। लेकिन हिंदू और सिख केवल और केवल इस वजह से मारे जा रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। और इस बात पर लीपापोती करना, इस बात पर सफाइयां देना, और इस बात पर जिहाद की हिमायत करना
और जिहाद को जिहाद न कहकर कोई और नाम गढ़ लेना, ये उनकी मदद करना है, उनकी पैरवी करना है, उनके पक्ष में खड़ा होना है। और ऐसा जो भी करेगा वो जिहाद का हिस्सा माना जाना चाहिए। आपने सही कहा, बहुत से सरपंच अब त्यागपत्र दे रहे हैं। हिंदू सिख जो संगीनों के साये में चुनाव लड़ करके जीते, उन्हें पता था क्या जोखिम है, लेकिन उन्होंने भी इस भ्रम को पाल लिया था जो सरकार सुबह शाम कहती है कि कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो रही है, शांति की व्यवस्था बन रही है। जैसे क्रिकेट के स्कोर रखे जाते हैं, पिछली इनिंग में कितने रन बने और इस इनिंग में कितने बने, तो पिछले साल कितनी पत्थरबाजी हुई, इस साल कम हो गई, तो देखो अचीव कर लिया, हमने कमाल कर दिया। पिछली बार इतने ग्रेनेड फेंके गए, इस बार इतने फेंके गए, तो देखो अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि भाई पिछली बार इतनी इन्फिल्ट्रेशन हुई, इस बार जैसे कोई अटेंडेंस लगा के जा रहा है, पिछली बार इतने आतंकवादी मारे गए, अब घाटी में केवल इतने आतंकवादी सक्रिय हैं, जैसे आप रोज रोल कॉल लेते हैं। ये मूर्खतापूर्ण तर्क दे देकर आप अपनी पीठ भले ही थपथपा लें, लेकिन ये बात तय है, साफ है कि वो जब चाहें, जिसे चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें मौत के घाट उतारने में सक्षम हैं, और जब उन्हें लगता है वो ऐसा कर डालते हैं। जब वो ऐसा कर डालते हैं और एक बार नहीं बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तब कुछ लोगों को का भ्रम टूटता है, जो आपके बहकावे में आकर चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं, सोचते हैं कि लोकतंत्र बहाल हो गया, सोचते हैं कि शांति स्थापित हो गई, सोचते हैं कि आपके 80,000 करोड़ के पैकेज के सामने जिहाद नतमस्तक हो गया, सोचते हैं कि हमारी सरकार नई विनोबा भावे है और ये जिहादी अपने कलाशनिकोव इनके चरणों में रख के फूट फूट के रोएंगे कि साहब हम क्या गलती कर रहे थे, हमें तिरंगा दीजिए, हम भारत माता की जय गाएंगे। जो इस भ्रम में हैं, उन्हें कम से कम अब आंखें खोल के देखना चाहिए कि उन्होंने देश का कितना नुकसान किया है। पाकिस्तान ने चाहा 1990 में सारे गैर मुस्लिम पलायन करें, तो ये 90 करोड़ का देश, 15 लाख की फौज का देश, परमाणु शक्ति संपन्न देश, 800 से ज्यादा सांसदों का और चुने हुए प्रधानमंत्री का देश मुंह ताकता रह गया, और वहां से लाखों कश्मीरी अपना घर बार, व्यवसाय, पुरखों की जमीन, मंदिर, मकान, दुकान छोड़कर तंबुओं में रहने, फुटपाथ पर रहने निकल आए। अब पाकिस्तान फिर चाहता है और खाली हो रहा है। ये नपुंसकता की पराकाष्ठा नहीं है तो क्या है? हमारा एक भी जवान, उसकी कीमत बहुत कीमती है, उसके प्राण। हमारे बेटे और भाई वहां अपनी बलिदान दे रहे हैं, अपना सर्वस्व का उत्सर्ग कर रहे हैं। इनकी जान की तुलना उस कूड़े करकट से करना, जिहादियों से, मतलब जो कीड़े मकोड़ों से बदतर हैं, कुछ नहीं है। अपनी हैवानियत में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी सोच में बहुत बड़ा अपराध है। हमारे 5 बेटे थे, भाई थे। ये 5, 6 और 3 और 4 का खेल नहीं है। जिस जिस परिवार ने इन्हें खोया है, आप उनसे जाके पूछिए, क्या गिन पाएंगे इसको? किसी भी तरह इसका मूल्यांकन कर पाएंगे? कोई अंक, कोई राशि उनकी पीड़ा नाप पाएगा? और वहां से जो भेजा जा रहा है,
जिनको आप जिंदा पकड़ते हैं उनकी शक्लें देखिए, उनकी बात सुनिए। वो क्या है? वो कूड़ा करकट है वहां का, जो किसी काम का नहीं है, जिसके दिमाग में जहर भर दिया गया, हाथ में बंदूक और बारूद दे दिया गया है और उसको घुसपैठ करा दी गई है। उसके गरीब मां बाप को कुछ पैसे का लालच दे दिया गया है। वो पैदा होते हैं कीड़ों मकोड़ों की तरह और मरने आते हैं यहां, और कोई काम नहीं है उनके जीवन का, कोई उद्देश्य नहीं है। तो 3 और 5 की तुलना ऐसे नहीं होगी। और रही बात ऑपरेशन ऑल आउट की, जी, इस देश की हिफाजत में जो भी लगेगा ये देश करेगा, लेकिन राजनैतिक पदों पर, जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हुए लोग जो नीतियां बनाते हैं, निर्णय बनाते हैं, करते हैं, उसकी कीमत ये देश और हमारे जवान, हमारी फौज चुकाती है। तो कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी नारेबाजी, कभी आंखें लाल, कभी मुंह तोड़ जवाब, कभी कड़ी निंदा, इससे नहीं चल पाएगा ये देश। ऐसे तो बहुत हो गया ये पाखंड। अब निर्णायक दौर में पहुंच गए हैं, ये जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। ये सब मिली भगत से हो रहा है। पाकिस्तान कंगाल मुल्क है, उसके पास ना पिस्टल है, ना गोली है, ना कलाशनिकोव है, ना बारूद है, कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ ये मानव शरीर में दिखने वाला कूड़ा करकट है, जिसको लेकर के वो खुद संवेदनशील नहीं है। उनके लिए वो भाड़ में झोंके जाने वाले ईंधन से कुछ भी ज्यादा नहीं है। वो मर जाए, वो बचे ना बचे, उसके परिवार का क्या हो, उसका क्या हो, पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो जब उन्हें इनकी जानों की कोई परवाह नहीं है, इन्हें अपने फौजियों की परवाह नहीं है, लाश तक उनकी लेने नहीं आते हैं, तो ऐसे मुल्क, ऐसे देश का आप क्या करेंगे? पाकिस्तान का इलाज सिर्फ यही है कि आप सबसे पहले इसको बीमारी समझें, इसको चुनौती समझें। पाकिस्तान एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक राज्य व्यवस्था भी नहीं है, बीमारी है पाकिस्तान। पाकिस्तान जहर की एक पुड़िया है। सही, बहुत सही। जिसका एक ही सिद्धांत है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उन्हें अपने भविष्य को लेके कोई चिंता नहीं है, अपने नागरिकों को लेके कोई चिंता नहीं है। उनकी जीवन में प्राथमिकताएं एकदम अलग हैं। वो भीख मांग लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती। वो अपने स्कूली पूरी कौम भिखारी है सारी। बच्चों को 250-250 की संख्या में उड़वा देते हैं बारूद से। सही बात। और हिंदुस्तान के ऊपर कोलैटरल डैमेज कहते हैं। तो ये अपने आप में एक अनोखी चुनौती है और हम इसको अपने पारंपरिक तरीके से निपट रहे हैं इससे। इसी वजह से नुकसान भी उठा रहे हैं। और एक्चुअली वो जो 250 बच्चे मारे थे टीटीपी ने, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की चाल थी कि सिंपैथी गेन करने के लिए और ग्रांट लेने के लिए। तो भाई साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं पाकिस्तानी भीख लेने के लिए। लगातार खून बह रहा है। पाकिस्तान को निरंतर एक नीति के तहत टाइट करना, उसमें ऐसी नीति, ऐसा व्यवहार अपनाना कि वहां का एक संभावित जिहादी सोचने से पहले उसकी रूह कांपे कि वो एक घटना को अंजाम देने जा रहा हो। परिस्थितियां सुरक्षा की वो होती हैं। ये चीज पॉसिबल है क्या? क्योंकि जिहादियों का माइंडसेट ऐसा होता है ना कि उनको तो मतलब जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें मिलेंगी और दूध की और शराब की नदियां मिलेंगी, और उस किस्म की जो जहालत भरी हुई है उनके दिमाग में,
उसके चलते हमारे नेताओं को लगता है कि सुरक्षा होती है मतलब 10-15 हथियारबंद जवानों का एक दस्ता जो जब आप वहां से निकलें गुजरें आपको एक सैल्यूट मार दे। सिक्योरिटी वो नहीं होती, क्योंकि कई बार इनके ये नौसिखिए नेता कहते हैं कि साहब हर एक नागरिक को तो सिक्योरिटी प्रदान नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका मतलब है कि जैसे किसी मंत्री नेता को आगे पीछे घूमने वाले पुलिस दस्ते मिल जाते हैं जो उनको सैल्यूट ठोकते हैं, वो सिक्योरिटी होती है। अगर आप देश के नागरिकों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो कृपया घर जाइए, ये काम उनके हाथ सौंपिए जिनके पास इसको लेकर के समझ है। चुनाव जीतने भर से आप में सुरक्षा को लेकर के समझ जाग गई हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये काम उनके लिए छोड़िए। सुरक्षा तंत्र कैसे देश के हर नागरिक की जान बचाएगा, वो अपने आप में एक कौशल है, एक अनुभव है, और उससे भी पहले एक निष्ठा है, एक प्रण है जो आपके बस की नहीं है। दिख रहा है आप जिहादियों का दिल जीतना चाहते हैं, आप उसमें भी राजनीति की जुगत बिठाते हैं, ये प्रेजेंट वोट गवर्नमेंट गिनते के लिए हैं और फिर कहते हैं कि हम देश को सुरक्षित रखेंगे, नागरिकों को सुरक्षित रखेंगे। बहुत सही सर। कि हर नागरिक को तो कोई भी सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो मर जाएं। ऐसी ही बातें करते करते उन्होंने आज नागरिकों का पलायन सुनिश्चित किया है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर को ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे ऐसे स्पीकर और ऐसे ऐसे नेता मिले हैं जिनकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। सच बात। और ऐसे ऐसे उन्होंने निर्णय लिए कि आज कश्मीर बर्बादी के कगार पर पुनः पहुंच गया है। और ऐसी सरकार और ऐसे नेतृत्व की नाक के नीचे जो 24 कैरेट के प्रखर राष्ट्रवादी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, देश नहीं झुकने देंगे। नारेबाजी से नहीं चलता है, थोथी नारेबाजी से। ये आज साफ दिखाई पड़ रहा है। नारेबाजी से नहीं चलता है, थोथी नारेबाजी से नहीं चलता है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो था यार ये। मैं पहले से ही मुरीद हूँ सुशील पंडित साहब का, उनको मैं अक्सर सुनता हूँ नेशनल टीवी पे न्यूज़ डिबेट्स में। और एक कश्मीरी पंडित होने का, एक हिंदू होने का, एक राष्ट्रभक्त होने का दर्द उनकी बातों में छलकता है ना। वो 2-3 बार ऐसे मोमेंट्स आए जब वो अपनी बात रखते हुए उनकी आवाज़ जो है वो रौंद गई। तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ह्यूमन इमोशंस तो सेम ही है ना यार। वहाँ से जो भाग रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। जो मार रहे हैं वो हमारे भाई नहीं हैं। वो इस देश का नमक खा के भी गद्दारी करते हैं। तो उन लोगों की बात कर रहे हैं। और वो लोग जो मुसलमान होने के बावजूद देशभक्त हैं या फिर आर्मी का सपोर्ट करते हैं, कंट्री के लिए बात करते हैं, है ना, आर्मी या पुलिस में सर्व करते हैं, उन लोगों को भी वो मार देते हैं बावजूद इसके कि वो मुस्लिम हैं। अगर आप उनकी बातों से एग्री नहीं करते हैं तो भी आपकी फिर जान की कोई कीमत नहीं है। और 7 साल हो गए। बस यही है आखिर में कि मुझे पता है आपने ये वीडियो देखा होगा, पर अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये वीडियो मेरे साथ दोबारा देखा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।